हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोग तो आज मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए प्यारे बच्चों, बहुत फायदेमंद चीज़। तो जी क्लास आइए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। आज कौन सा दिन है बताओ? आज क्लास का 9वां दिन है। यानी जैसे ही ये 15 दिन होगा पूरा, तो हमारा पूरा सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार फिर से रिमाइंड हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा हमें फील होगा कि सर हमने सारा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लिया हम लोगों ने। चलिए आज के मोटिवेशन सुनते हैं कि मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको, हमको, दुनिया में हर इंसान को मन की भावना को संभालना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग भी प्यारे बच्चों अपने गांव में आसपास रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, मन की भावना को संभालिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक आज हम फैक्ट पे बात करते हैं, थोड़ा सा फैक्ट पर बात करते हैं। लेकिन ना आज एक बच्चे ने मुझे कॉल किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस फैक्ट पर बात करना चाहिए। क्या मैं बात करूं बच्चा जी, बताओ? वार्निंग आ रहा है। यस यस यस, आ जाओ। तो से फैक्ट पर बात करता हूँ बच्चा जी। एक बात बात कीजिए कि हमारा जो साइंस होता है, देखेंगे 30-40 हज़ार बच्चे, आपको बता रहा हूँ कि साइंस जो एसएसटी होता है, हकीकत में इसमें क्या नंबर है हमारा, क्या हमारा पोर्शन है साइंस और एसएसटी में? गुरुजी देखो, साइंस 80 नंबर का होता है, एसएसटी 40 नंबर का होता है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ बच्चा जी कि ओ सॉरी, एसएसटी 80 नंबर का होता है। इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो 40 है और सब्जेक्टिव की संख्या 40 है। बचे हमारे सब्जेक्टिव यहाँ 40 हैं और बचे सब्जेक्टिव यहाँ 40 हैं। बिहार में लगभग 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 90% बच्चा इतना पढ़ लिया है। 90% बच्चा, चाहे ऑफलाइन से पढ़े या ऑनलाइन से पढ़े, इतना पढ़ लिया है कि ये वाला काम कर सकता है। चाहे वो कहीं से भी पढ़े, ये काम कर सकता है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस गुरुजी, यस यस यस। लेकिन ये जो 40 नंबर सब्जेक्टिव का है और इसका भी 40 सब्जेक्टिव, 80 नंबर बड़ा दर्द देता है। यही 80 नंबर बच्चा बड़ा दर्द देता है। बोलो हाँ या ना? और इसमें हर एक क्वेश्चन देख करके ऐसा लगता है कि यही क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, यही 40 नंबर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो 40 हो ही जाएगा ना। यस सर। 40 नंबर जो है बच्चा जी बड़ा दर्द देता है। लगता है सर यही ठो आ जाएगा। हम कई बार किताब पढ़ा चुके। एक बार तो हम पहले जब फाउंडेशन बेच करा रहे थे उस समय करवाए। एक बार आपको हम फिजिक्स पढ़ाए बच्चों की, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन दिए थे, वो भी कराए थे। हाँ सर कराए थे ना? बोलो हाँ या ना? कुछ दिन पहले कराए थे। हाँ, कुछ दिन पहले बच्चों ये भी करवा दिए थे। उसके बावजूद भी मुझे डर भागता क्यों नहीं है? किस काम का ये डर है जो भागता नहीं है? बच्चों देखो, नहीं भागने के पीछे रीजन है, सिलेबस ही बहुत बड़का है और क्वेश्चन में आता है बहुत छोटका। एक एक चैप्टर देखेंगे तो कितना लंबा लंबा, कितना कितना टॉपिक है, और क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आता है 4 गो पूरा फिजिक्स से। आइए, क्या करेंगे? जैसा चल रहा है सबके साथ, हमारे साथ भी चल रहा है, पढ़ेंगे हम लोग भी, है ना? जैसा चल रहा है चलने दीजिए, पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करें। यस बच्चा जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस में प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। कई बार पढ़ा चुके हैं, हमको लगता है तीसरी बार में पढ़ा रहा हूँ। सोशल साइंस में बच्चों उपभोक्ता संरक्षण 1, लोकतंत्र में सत्ता साझेदारी 2, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली 3, और मैथ में पढ़ने वाले बच्चों त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है ना? और हिंदी में पढ़ने वाले आविन्यो, हमारी नींद। संस्कृत में पढ़ने वाले स्वामी दयानंद। अगर आपको रिजल्ट अच्छा बनाना है, एक बार पहले शेयर कीजिए सब लोग वीडियो को पहले फटाफट से बच्चा, फिर बात करते हैं। एक बार सब लोग, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सबके पास एक बार जम के शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए। 2 मिनट और बात करें? बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं हुई है, मन करता है बात करने का। 2 मिनट और बात करते हैं, चलो। देखो बच्चा जी, अगर आपका रिजल्ट बनाना है, रिजल्ट बेस्ट बनाना है, तो आपको ऑल सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे अगर अधिक नंबर आपको कहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैं कई बार वीडियो में बोला हूँ, एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे आसान और नंबर सबसे ज़्यादा आता है यहाँ से, हिंदी संस्कृत। अगर आप हिंदी नहीं है तो नॉन हिंदी होगा, और उर्दू जो भी है आपका, इसको देख लीजिए, ये सबसे अधिक नंबर उठाने का जरिया है। उसके बाद बच्चों मैथ। उसके बाद हमारा बचता है एसएसटी और साइंस। ये तो बच्चा जी प्रैक्टिकल भी होता है इसमें,
ये वाले सेक्शन में प्रैक्टिकल भी होता है, 40 ऑब्जेक्टिव भी इजी है ना, क्वेश्चंस बन ही जाते हैं आधे। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन पर थोड़ा बेसी ध्यान दीजिए घर पर, हम यही कहेंगे, ज़्यादा हम और क्या कह सकते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। हम जब गद्यांश पढ़ाएंगे तो लोग कहते हैं है ना, बच्चे सब कहेंगे नीचे में, गुरुजी गद्यांश तो बहुत हल्का होता है, दूसरा पढ़ाइए। बच्चा जी हल्का होता है लेकिन 20 नंबर रहता है गद्यांश में, याद रखिएगा। आइए बच्चा जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल अलग है, एक बार फिर से रिवीजन करने का प्रयास है बच्चों। कहते हैं ना किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस बार। तो बताइए बच्चों, किरण पुंज किसे कहते हैं, कितने बच्चों को याद है? किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, जल्दी बताओ, कितने बच्चों को याद है? गुरुजी सबको याद है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि एक बार ना आप बोलोगे सर ये पढ़ाओ जो पूछा गया, एक बार हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है क्वेश्चन को ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, बस बीच से उठा के पूछ रहे हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अब है ना, अपसारी, समांतर और अभिसारी। ठीक है, चलो बढ़ जाए बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए बच्चा जी कि पारदर्शी और अपारदर्शी में अंतर लिखें, तो क्या आप लिख देंगे? पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्या आपको आता है? हाँ या ना कर दीजिए। यस गुरुजी, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए हम उसे पारदर्शी कहते हैं। 2-3 ठो उदाहरण बताइए, पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण बताइए। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, इसके उदाहरण बताइए, बताइए 2-3 ठो उदाहरण। गुरुजी पारदर्शी पदार्थ हैं जल, पारदर्शी पदार्थ हैं कांच। जल और कांच क्या हैं? पारदर्शी पदार्थ हैं, क्योंकि इनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। यस 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 यस, चलिए पारदर्शी पदार्थ बच्चों आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बढ़िया से याद रखना, क्योंकि बीच से उठा के पूछ रहा है क्वेश्चन। अगला बच्चों, क्या आपको पारभासी याद है? हाँ सर, पारभासी याद है? यस और नो बताइए, क्या आपको पारभासी याद है? यस, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश थोड़ी सी मात्रा में पार हो सके, प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं होता है, पूरी सी मात्रा में पार हो सके, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे पारभासी कहते हैं। देखो बच्चों, पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश उसके छोटे से भाग को ही पार कर पाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटे से भाग को ही पार कर पाता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और सूती कपड़ा इत्यादि। ठीक है, अगला बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमारा अपारदर्शी पदार्थ, चलिए बताइए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जल्दी। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है ना, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? गुरुजी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सके, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सके उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ जी? जैसे बताओ। और रहा है, जैसे बताओ, जैसे जैसे बताइए। जैसे बच्चों, कोई लकड़ी है, क्या कोई लकड़ी को पार कर सकता है? लकड़ी बताओ तेजी में, लकड़ी कैसा पदार्थ है? देखो बच्चा जी, लगभग आप लोग सिलेबस पढ़ चुके हैं, ठीक है, बार बार, बस आपको बस अभी कॉन्फिडेंस चाहिए, सब कुछ पढ़ लें, क्या नहीं पढ़ाए, जो क्वेश्चन आता लगता है हमको पढ़ाए हुए किए हैं, कभी न कभी पढ़ाए ही हैं। यस, हाँ, वेरी गुड। डेट वाला ऑब्जेक्टिव दीजिए, 5 बार देंगे जी, कितना बार देंगे? जैसे बच्चा जी बोलो, जैसे बोलो, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर बच्चों है ना, या फिर कोई है ना, लकड़ी हो गया, बहुत कुछ चूज हो सकता है ना, कॉपी कलम है ना, कॉपी हो सकता है, कॉपी से पार करके देखो नहीं होगा पार, कॉपी है, और भी बहुत कुछ है बच्चों। ठीक है ना, मिट्टी है सर, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, बताओ बच्चों, क्या आपको मालूम है प्रकाश का परावर्तन? आएगा सर, लगता तो सब क्वेश्चन है करेगा पर आता नहीं है। पूरा पढ़ के जाना है बच्चों। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जल्दी बोलो। प्रकाश का परावर्तन याद है, हाँ या ना? सर प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ने की प्रक्रिया को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ या ना बोलो। कहते हैं कि बच्चों है ना, प्रकाश की किरण है और कोई समतल सतह है, ध्यान दीजिए, कोई समतल सतह प्लेन है, प्रकाश की किरण का है ना, प्रकाश की किरण का प्रकाश की किरण का किसी समतल सतह से टकराकर वापस मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों कभी कभी ना, हाँ हाँ डेट, अच्छा हिंदी का, अच्छा ठीक है दे देंगे। बायोलॉजी का नोट्स दीजिए सर हमको, घर है ना, घर पर पढ़ते हैं, अच्छा दे देंगे, ध्यान दीजिए। आज बच्चों आप लोगों से कुछ सीरियस बात और करना था, कभी अपने आप को भी थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को देखिए। पता है इधर कुछ दिनों से इतना ज़्यादा क्लास में बिजी हो गए हैं और आप लोग भी बिजी हो गए हैं कि खुद को है ना, खुद के शरीर को भी देखने का टाइम नहीं मिला है कि शरीर कैसा है, आज क्या हाल है शरीर का। क्वेश्चन तो वही है, पढ़ते जा रहे हैं भैया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो कहते हैं प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितने बच्चों को याद है, हाथ उठाओ, कितने बच्चों को याद है, यस और नो, क्योंकि बच्चों शरीर पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। याद है गुरुजी, याद है, याद है, याद है, क्या याद है जो उसको, हो गया। चलो पढ़ते हैं बच्चा जी। कहते हैं कि उत्तर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भी सही है, किसी वस्तु से टकराकर। पढ़ जाएंगे, यस। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। खूब पूछता है एग्जाम में, खूब आता है, क्या आपको याद है बताओ। प्रकाश के परावर्तन के नियम याद हैं आपको, यस और नो। यस सर, हैप्पी बर्थडे सर, आज नहीं है वे बर्थडे, आज थोड़ी है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें बच्चा जी, जल्दी बताओ। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं सर? 2 नियम हैं। पहला बोलो, फर्स्ट है ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, बोलो कौन कौन सा है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, है ना, कौन कौन सा है बच्चों। पहला नियम है सर, पहला नियम हमारा जो है, फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम है सर कि आपतन कोण जो इसके बीच बनता है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ जो एंगल आई बनता है और यहाँ जो एंगल आर बनता है, ठीक है ना, समतल का नाम कुछ रख दो, ए बी रख दीजिए, इसका नाम रख दिए बच्चों एक्स, इसका नाम वाई रख दीजिए, यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ बीच में एम लिख दीजिए। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, लिख दीजिएगा हिंदी में, ये होता है पहला नियम। दूसरा नियम बताओ क्या होता है सर। दूसरा नियम होता है कि जो आने वाली किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण है ना, आपतित किरण, और यह है जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण और खींचे गए अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं, तीनों एक ही समतल तल पर होते हैं। लिख देंगे यस और नो। क्या लिखना है सर, लिखना है आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, डाले गए अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। लिख देंगे, चलो 2 नंबर मिल जाएगा जी, पक्का है। कहते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, याद है आपको, बताओ। अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताओ, ये कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ तेजी में। यस गुरुजी याद है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, है ना, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। याद है आपको, बोलो हाँ या ना, बोलो यस सर। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, आ सकता है, लगता तो देख के सब आएगा सर। कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, आती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लिख देते हैं, मन करता लिखने का लिख देते हैं, प्रकाश की किरणें, बोलिए दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, 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 या या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, होती है, उस उस बिंदु को, बिंदु को बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। लिख देंगे, जल्दी बताइए हाँ या ना। प्रतिबिंब कहते, बच्चा जी बताइए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अरे एक दो दिन तुम आप लोग से बात करने आएंगे कोई दिन की, मन बहुत करता है बात करने का, आप लोग का करता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते ना, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आप लगता है बच्चों है ना, दो प्रकार के होते हैं। कहते हैं बच्चों दुनिया को खोजते खोजते इंसान कभी अपने आप को खो देता है, वैसे लग रहा है कि खो दिए कहीं ना कहीं अपने आप। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, बोलिए कौन कौन सा। पहला वास्तविक, पहला होता है बच्चा जी वास्तविक, और दूसरा बोलो क्या होता है, काल्पनिक। तो लिख देना एग्जाम में काल्पनिक। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बोलो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है बोलिए। अगला आता है प्रतिबिंब, तो हो ही गया है प्रतिबिंब, क्या बढ़ना है। अगला क्वेश्चन आ सकता है समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, खूब पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत आता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए, पता है आप लोग को ना, बताओ बच्चा जी। समतल दर्पण अगर है आपके पास, प्लेन मिरर अगर आपके पास है, प्लेन मिरर, तो इसका क्या क्या है बच्चों बताओ। समतल दर्पण में जब हाँ बनता है प्रतिबिंब, तो उसकी क्या क्या विशेषता है, नंबर एक बोलो तो पहले। क्या कह रहे हैं, नंबर एक विशेषता बोलिए। नंबर एक सर, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है ना, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा एवं, काल्पनिक सीधा एवं समान आकार का होता है। अरे समान आकार का, आकार हो गया, आकार होता है ना, आकार आकार का होता है, आकार का होता है, होता है। दूसरा गुण बताइए, दूसरा बताइए। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे हो, अपने से लिखिए। प्रतिबिंब दर्पण के, लिखते हैं ना आप लोग, दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु आगे रहती है, जितना वस्तु आगे रहती है, आगे रहती है। नंबर तीन बताइए। प्रतिबिंब का पार्श्विक परिवर्तन, उठाइएगा दायां तो उठेगा बायां। प्रतिबिंब का पार्श्विक परिवर्तन उल्टा होता है, पार्श्विक परिवर्तन कैसा होता है, उल्टा होता है। और कुछ बताइए, और कुछ बताइए, जैसे ढंग का कोई चीज बताइए। क्या लिख रहे हैं जी, क्या लिख रहे हैं बताइए, हो जाएगा सर। उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, हाँ हाँ छूट गया, बात वही है, हम बोल दिए थे ढंग से। हमेशा उल्टा होता है सर, हमेशा उल्टा कहाँ होता है, जल्दी बताओ। सर सब्जेक्टिव याद नहीं होता, अरे याद नहीं होता है तो याद करना है जी। मेरी सर, सर आप सच बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी बोल रही थी कि तुम सूखे जा रहे हो। अरे उतना सीरियस काहे ले रहे हो। गोले दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बोलो, याद है। गोले दर्पण याद है, अब मत लिखो, कमेंट मत करो, हट मारेंगे तो। हम झुट्टो बोल दिए रे, चलो पढ़ो चुपचाप। अच्छा आराम करेंगे परीक्षा के बाद, बोलो, परीक्षा के बाद आराम करेंगे, जल्दी बोलिए। गोले दर्पण किसे कहते हैं, याद है। गोले दर्पण किसे कहते हैं सर, अब याद है सर। गोले दर्पण किसे कहते हैं, गोले दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। गोले दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो जाएगा, बोलो।
गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। जल्दी लिखो। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, किसी खोखले गोले का भाग हो, भाग हो। जल्दी बताइए कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, कितने प्रकार के होते हैं? प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है सर? 21 से 19 से 21 तक प्रैक्टिकल है, कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है, कुछ नहीं होता। बोलो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, बोलो। तो आपका जिला में क्या हाल है जी? पता नहीं हमको, मेरे यहाँ तो उतना कुछ नहीं होता है। अवतल और दूसरा बोलिए उत्तल, अवतल उत्तल। नेक्स्ट, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? इसके उपयोग को लिखें। ये भी क्वेश्चन आता है बाबू लोग। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? इसके उपयोग को लिखें। लिख देंगे? बताइए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाँ, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, सर थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। अरे करेंगे, रुको ना, रुको रुको। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? इसके उपयोग बताइए। अवतल दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। है ना, कहते हैं बच्चों कई जगह लिखा होता है ना, कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी प्राणा, जिसका परावर्तक सतह धसा होता है। बच्चों अवतल दर्पण देखो धसा होगा, ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण क्या होता है? धसा होता है, परावर्तक सतह धसा होता है ना। या तो बहुत लोग कहते हैं कि गोलीय दर्पण के, है ना, गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतित कर अवतल दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, लिख देंगे? हाँ सर, यस सर। अवतल दर्पण का परिभाषा याद है? उठा के पूछें। कहते हैं बच्चों कि गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतित कर अवतल दर्पण बनाया जाता है। उपयोग बताइए इसका। उपयोग मुख्य रूप से दाढ़ी बनाने में, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइटों में, सर्च लाइट में एवं डॉक्टरों के द्वारा रोगी के नाक, कान, आंख, मुंह, गले की जांच करने में तथा सौर भट्टियों में किया जाता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाए, बताइए। हाँ सर। बच्चा जी बताइए उत्तल के बारे में, उत्तल के बारे में बताइए कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जल्दी की बताइए फटाफट। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? इसके उपयोग बताएं। सर उत्तल दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रजतित करके उत्तल दर्पण बनाया जाता है। यह दर्पण बाहर की ओर उभरा होता है ना। तो बच्चों नंबर 1 सबसे पड़ा है कि भीतरी सतह को रजतित करके, है ना, भीतरी सतह को, भीतरी सतह को रजतित कर, भीतरी सतह को रजतित कर, रजतित कर, रजतित मतलब समझता है, पेंट करके, रजतित यानी रंग कर, रंग करके, रंग करके उत्तल दर्पण बनाया जाता है, उत्तल दर्पण बनाया जाता है। यह बोलो बनाया जाता है, यह किस ओर बच्चों? भीतर की ओर या बाहर की ओर? यह बाहर की ओर उभरा होता है, यह बाहर की ओर उभरा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है। अच्छा इसका उपयोग बताओ तो 2-3 जल्दी बताओ तेजी में इसका उपयोग। परीक्षा के बाद सर पार्टी मनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। कॉपी कैसे लिखें? हाँ हाँ वीडियो बन रहा है बहुत जल्दी। कॉपी कैसे लिखें उस पर वीडियो बनाएंगे बच्चा जी। हाँ थे हम, भूल गए। हाँ अरे यहाँ थे हम। हाँ जल्दी बताओ इसका उपयोग बताइए। उपयोग एक तो पता है कि गाड़ियों के साइड मिरर में, नंबर 1 गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। नंबर 1 बच्चा जी लिखते हैं कि गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, रूप में। दूसरा बच्चा जी कहाँ होता है ना, वो जो होता है ना गली का जो लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट रहे, स्ट्रीट लाइट जो ऐसे होता है, ये जो गली में लाइट होता है इस तरह से, है ना, स्ट्रीट लाइट जो होता है, जो स्ट्रीट लाइट खंभा वाला लाइट नहीं होता है यहाँ पर, इस जगह, इस जगह, तो स्ट्रीट लाइट में ना। दूसरा कहाँ होता है? स्ट्रीट लाइट में ना, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइटों में, स्ट्रीट लाइटों में किसका उपयोग होता है बताओ? उत्तल का उपयोग होता है स्ट्रीट लाइटों में। हाँ ज़्यादा उपयोग नहीं है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 ठो काफ़ी है। उत्तल दर्पण क्या है, इसके उपयोग को लिखें। हो तो गया सर ये। तो कहते हैं कि गोलीय दर्पण के भीतरी सतह को रजतित कर उत्तल दर्पण बनाया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के पश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखें। लगभग 70% चांस इस बार आएगा। लिख देंगे, बताइए। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखना है, लिख देंगे यस और नो। ये बच्चा बड़ा दूर दृष्टि में है। अबे दर्पण नहीं लगता है दृष्टि दोष में, लेंस लगता है। दर्पण लगा के दृष्टि दोष खत्म करेगा तो बस हो गया। मेरे दोस्त को आप एप्लीकेशन पर नहीं जोड़े हैं सर, क्या हुआ है जी दोस्त? जल्दी बताओ, जल्दी। यस सर। एक तरफ क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ लिखेंगे बच्चा जी, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अवतल, एक तरफ लिखेंगे अवतल, और एक तरफ क्या लिखेंगे बोलो? एक तरफ लिखेंगे उत्तल। एक तरफ लिखेंगे अवतल, एक तरफ लिखेंगे उत्तल। बोलिए, अवतल के बारे में लिख देंगे, यस, है ना? तो बच्चों यहाँ लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के बाहरी सतह को रजतित करके अवतल दर्पण बनता है। बाहरी सतह को रजतित करके बनता है। और यहाँ लिखेंगे बच्चों नंबर 1 में कि भीतरी सतह को रजतित करके बनता है। यह क्या होता है नंबर 2 बच्चों? यह यह अंदर की ओर धंसा होता है। यह क्या होता है? अंदर की ओर धंसा होता है। और यह लिखेंगे बच्चों बाहर की ओर उभड़ा होता है। बाहर की ओर उभड़ा होता है। इधर लिखेंगे बच्चों इसका उपयोग, है ना, सॉरी, यह यह वास्तविक और काल्पनिक, यह वास्तविक और प्लस काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों। इधर क्या लिखेंगे? ये सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यह बच्चों सामान्यतः बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और यह सामान्यतः बच्चों छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग बच्चों जहां जहां होता है उपयोग लिख देना कि दाढ़ी बनाने में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसका उपयोग लिख देना बच्चों। साइड साइड मिरर के रूप में लिख देंगे, हाँ या ना। अगर उत्तल और अवतल में अंतर पूछा जाए तो लिख देंगे, हाँ सर लिख देंगे। बाहरी सतह को रचित करके भीतरी सतह को रचित करके, ये अंदर की ओर धंसा हुआ, ये बाहर की ओर उभड़ा हुआ। ये वास्तविक काल्पनिक दोनों, ये सिर्फ काल्पनिक। ये बच्चों बड़ा प्रतिबिंब और ये छोटा प्रतिबिंब। ये दाढ़ी बनाने में, ये साइड मिरर में, और सब लिख देना। यस यस यस। चलिए बढ़ जाए आगे। यस यस, अरे एक के कमेंट वह काहे करता रे बबुआ साहब? पढ़ून रे, आवर्धन किसे कहते हैं ना? हाँ, सर देखो, 8 चैप्टर पढ़ के 4 क्वेश्चन बनाना है। हाँ बच्चा जी, मन से पढ़ते रहिए, हो जाएगा ना। वही 4 तो मेन है। वही 4 जो है ना बच्चा, वही तो मेन है। आवर्धन किसे कहते हैं, पढ़ा दिए होंगे। आवर्धन बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये मात्रक विहीन होता है। बोलो, लिख देंगे, बताइए। आवर्धन नहीं पढ़ाए हैं? हाँ सर पढ़ाए हैं। आवर्धन बराबर होता है, अगर पूछा जाए, खूब है ना, आजकल ये क्वेश्चन बड़ा आता है एग्जाम मेरे, है ना। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? आवर्धन बराबर कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, इसी को तो आवर्धन बोलते हैं। लिख देंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी। हाँ 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 हाँ, यस यस। आगे बढ़िए। गोले दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? खूब पूछता है। हो जाएगा, बोलो। दोनों में क्या संबंध है? तो सिद्ध करना हम सिखाइए दिए सर, एकदम गर्दा सिखा दिए। एफ बराबर r/2 सिखा दिए। अरे हाँ, दोनों दर्पण में। कौन कौन दर्पण में बताइए? हाँ, गोले है ना प्यारे बच्चों, हम अवतल में भी सिखा दिए हैं और किस में, उत्तल में भी सिखा दिए हैं। सुबह का जो प्रहार बैच चल रहा है उसमें अवतल और उत्तल दोनों सिखा दिए। बोलो हाँ या ना। यस, अब पूछा गया है गोले दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो प्यारे बच्चों, गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए, बताइए। हाँ। हो जाएगा, बताइए। अगला क्वेश्चन, चलिए। पहला चैप्टर से 12 क्वेश्चन पढ़ा दिए। पहला चैप्टर से 12 क्वेश्चन पढ़ा दिए, हो जाएगा, बताइए। पहला चैप्टर से 12 क्वेश्चन पढ़ा दिए। यहाँ से कई क्वेश्चन आएगा सर? एक क्वेश्चन आएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सर एक के तो, हाँ हाँ जी, 8 को क्वेश्चन आता है 8 चैप्टर में। क्या क्या पढ़ा दिए बताइए?
पढ़ा दिए बच्चों कि किरण पुंज किसे कहते हैं, लिख देंगे, बोलो किरण पुंज किसे कहते हैं, लिख दोगे, बोलो ना हाँ जी। दूसरा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पढ़ा दिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। उसके पहले हम आपको क्या पढ़ा दिए, 1 3 की बता पढ़ा दिया आपको पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। चौथा में पढ़ाए बच्चों प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। एक तो क्वेश्चन आएगा, ज्यादा थोड़ी आएगा। अब हम झूठो बोल दें 5 ठो आएगा तो आएगा और पते नहीं, अगर आपको सिलेबस नहीं है तो हम आपको बुर्बक बना सकते हैं, बोले 5 ठो आएगा एक से गुरुजी 5 ठो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 8 ठो क्वेश्चन में आना है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हो गया, बोलो हाँ। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नौहर्षी यौम नियम पढ़ा दिए, बोलो ना हाँ। अगला पढ़ा दिए नंबर 6 में गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, पढ़ा दिए, यस सर, गोलीय दर्पण पढ़ा दिए। गोलीय दर्पण के बाद पढ़ा दिए अवतल के बारे में पढ़ा दिया, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके उपयोग को लिखें। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसके उपयोग को लिखें। 9वां में बच्चों अवतल और उत्तल में अंतर लिखें, लिखा दिए, अवतल और उत्तल में अंतर लिखा दिए। 10 में आवर्धन किसे कहते हैं, पढ़ा दिए, हाँ सर। आवर्धन नहीं पढ़ा दिए, हाँ सर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता में संबंध। 12वां नंबर में समतल दर्पण छूट गया क्या जी, 12वां में पढ़ाते समतल दर्पण, समतल दर्पण के गुणों को लिखें। समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, के द्वारा बने प्रतिबिंब के गुणों को लिखें, बोलो हो जाएगा। ये 12 क्वेश्चन बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस 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 गुरुजी, सब लोग लाइक वगैरह कीजिए। एक बच्चा बोला सर 2500 बच्चा लाइव है, 2000 लाइक नहीं हुआ, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। क्या मिलता है क्या सर, कुछ नहीं, लिख देंगे, लिख दीजिएगा, बताइए। आप हंसते हुए क्यूट लगते हो, हाँ हाँ बोलो। सर हम कोचिंग में 79/80 लाए, वाह बहुत बढ़िया मेरा। हम्म बोलो हो जाएगा, जल्दी बोलिए। कि क्वेश्चन में कई ठो क्वेश्चन आएगा सर एग्जाम में, एक ठो क्वेश्चन, कोई एक ठो क्वेश्चन आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। 2 ठो तो आ ही नहीं सकता है, एक ठो आएगा, हो सकता है 2 ठो आ जाए तो बड़ा मस्त लग जाए। हाँ वो पपना प्रतिबिंब में भी बच्चों कई बार पूछता है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर वगैरह लिखें, तो लिख दीजिए, ठीक है। बढ़ जाए आगे, चलिए प्रकाश का परावर्तन भी आज ही पढ़ाएंगे, दोनों आज होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो बोलते हैं बच्चों जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल में जो परिवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में, कहते हैं बच्चों कि प्रकाश की किरणों का प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद है, याद है तो बताइए, यस और नो, याद है जी आपको। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी, यस यस याद है कि प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर उसके दिशा में हुए परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको मालूम होगा बच्चा जी कि जब प्रकाश हमारा ऊपर में विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, मतलब यहाँ वायु है बच्चों, तो विरल माध्यम होगा। और नीचे मान लो पानी है, नीचे क्या है, पानी है यानी जल है, तो नीचे वाला सघन माध्यम है। और जब यह यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं, तो जब यहाँ से कोई किरण जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से कोई किरण जाएगा, जब ये कोई किरण जाएगा बच्चा जी, है ना, तो ये वाला माध्यम क्या है, दोनों बोलो, दोनों में से ऊपर वायु कौन माध्यम है, वायु कौन माध्यम है, वायु सर विरल माध्यम है। वायु कौन सा माध्यम है, विरल। और जल क्या है, सघन माध्यम है, सघन। तो जब बच्चों कोई किरण जो है विरल माध्यम से सघन में आती है तो क्या होता है, सघन में आता है तो क्या होता है, जल्दी बोलो। तो सर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। यही तो प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। आइए बच्चा जी अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताइए, कितने नियम है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 2 नियम बोलिएगा, लिखने बोलेगा तो लिखना पड़ेगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम निम्न हैं, बोलो कौन कौन सा। पहला बच्चा जी, फर्स्ट नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। हो गया।
और दूसरा वही है साइन आई बटा साइन आर। इन्हीं दो माध्यमों को प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियंतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं, यानी कि दूसरा नियम यही है बच्चों कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर म्यू इज इक्वल टू, है ना, ये इसका दूसरा नियम है, या फिर इसको पूरा लिखना है बच्चों। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। हो जाएगा, बताओ। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म किसे कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है रे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। प्रिज्म किसे कहते हैं बता दो बच्चों जी, प्रिज्म। तो सर प्रिज्म क्या होता है ना कि प्रिज्म जो है ना कांच की टुकड़ों से बना होता है बच्चा। एक ऐसा डिवाइस कह सकते है ना, एक ऐसा चीज है कि जो इसमें ना प्रकाश का जो एक होता है ना, एक जब श्वेत प्रकाश की एक किरण को प्रिज्म बच्चों 7 रंगों में विभक्त कर देता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है, ये प्रिज्म है। ठीक है, ये प्रिज्म है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों, दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये बच्चों बुक का आंसर है, एकदम सेम बुक का आंसर है। बताइए, याद है प्रिज्म के बारे में? बताओ या यस और नो। औरंगाबाद से आ रहे हैं, एक के कमेंट कर रहा है बार बार बार, झूठ होगा। हो जाएगा, बताओ कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। लिख देंगे तो बताइए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यह 5 सतहों से घिरा होता है, यह 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट, आगे बच्चा जी, उत्तल लेंस। अरे उत्तल लेंस आ गया, तो लेंस होगा इधर, दिया है नहीं दिया। चलो बताइए लेंस किसे कहते हैं, बताइए लेंस किसे कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए तो आंसर। लेंस किसे कहते हैं? लेंस, लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? हाँ, लेंस किसे कहते हैं? 400 प्लस लाएंगे तब आप गाड़ी दे के देंगे सर, गाड़ी दीजिएगा, मोटरसाइकिल लीजिएगा। बताइए लेंस किसे कहते हैं? देखिए सबसे पहला किसका आंसर आता है लेंस के बारे में? परीक्षा के बाद मुर्गा काटेंगे सर, क्या आप खाते हैं सर? नहीं खाते हैं। कमेंट नहीं पढ़ेंगे, पढ़ा ही रहे हैं हम। जल्दी लिखो ना, जो पूछ रहे हो तो बता नहीं रहा है। हम्म, तो ज्यामिति सतहों से घिरे पारदर्शक पदार्थ को लेंस कहते हैं, क्या लिखा है? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा होता है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं बच्चों लेंस, लोग लिख नहीं रहे कमेंट बॉक्स में ना। लेंस पारदर्शक पदार्थ का, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, पदार्थ का वह टुकड़ा है। पारदर्शक कैसे लिखें जी? पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, पदार्थ का वह टुकड़ा है, वह टुकड़ा है, टुकड़ा है जो जो निश्चित ज्यामिति सतहों से, जो निश्चित ज्यामिति ज्यामिति सतहों से घिरा होता है, ज्यामिति सतहों से घिरा होता है, ज्यामिति सतहों से घिरा होता है, घिरा होता है। बताओ बच्चा जी लेंस कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी,
हाँ, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है लेंस कहलाता है। वाह, वेरी गुड। दो छूट गया क्या जी? जल्दी बोलिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तेजी में, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखेंगे जी, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। खूब हार्ड हार्ड पढ़ लेते हैं हम लोग, एग्जाम में कहीं हल्के आ जाए। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, बोलिए कौन कौन सा? पहला हो जाएगा जी आपका नंबर 1, उत्तल लेंस। पहला क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस। बच्चा जी बताइए उत्तल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं जी, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ध्यान दीजिए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखो उत्तल लेंस ऐसे बनता है, देखो किनारा पतला है, बीच में मोटा है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अपेक्षा बीच में मोटा होता है, लिख देंगे? बताइए। यस यस, बताओ बच्चों, इस लेंस को और हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को और हम क्या कह सकते हैं, है ना? तो उत्तल लेंस को प्यारे बच्चों हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कह सकते हैं। आइए बच्चा जी पढ़ते हैं क्या क्या मिलता है पढ़ने के लिए। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं छोटा बनाता है। छोटा बनाता है। उत्तल लेंस समांतर किरण पुंज को अभिसारित करता है। बच्चों एक बात बताएं, उत्तल लेंस दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, इसलिए जो लाइन जो है ना बीच में, इटो लाइन गलत लिखा गया है ना? यह लेंस वस्तु का, ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस बच्चों दोनों तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना? यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक, यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। बना सकता, यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला, बीच में पतला होता है। बीच में पतला, बीच में पतला होता है। आगे क्या लिखा गया है? यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, अरे ये कहाँ वास्तविक बनेगा जी? गलत है, गलत है ये। अवतल लेंस समांतर किरण पुंज को अपसारित करता है, सही बात है। यह वस्तु का केवल, यह वस्तु का केवल, यह वस्तु का केवल, यह वस्तु का केवल, केवल आभासी, आभासी या काल्पनिक बोलो, आभासी या क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है। बना सकता है। बढ़ जाएंगे। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा सर? दोनों में अंतर बच्चों। हाँ, दोनों में क्या पूछा जाता है? अंतर। हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, है ना? देखिए दोनों में क्या पूछा जाएगा? अंतर। लिख देंगे? बताइए। उत्तल लेंस और, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिख देंगे। दोनों को तरफ लिख देना है बच्चों, अंतर दोनों में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, दोनों में अंतर खूब आता है। ठीक है, बन जाएगा? बताओ। गेस्ट क्वेश्चन सर, हाँ आराम से दे रहे हैं, बस 2-3 दिन रुक जाइए। जैसे ये है ना, आप 9 दिन हो गया और बचा 6 दिन। 6 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा, तब आपको सिर्फ मिलेगा बच्चों 6 दिन। रुक जाइए, 6 दिन के बाद एक और नए रूप में हम आएंगे आपके साथ। 6 दिन और रुक जाइए, 6 दिन में क्लास हमारा ये समाप्त होने दीजिए पहले। अगला क्वेश्चन बच्चा जी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिख दीजिएगा। हाँ सर, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चा। चलो, इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन है जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है बताइए? मेरा नाम नहीं लिए सर, 8 महीना से पढ़ रहे हैं। एमडी इरशाद जी, क्या हाल है? चलिए, इस चैप्टर में बच्चों 5 क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा। 5 में से कोई एक आएगा, कौन सा बताइए? बच्चा जी पहला हम आपको पढ़ा दिए, अपवर्तन किसे कहते हैं ना, सॉरी अपवर्तन नहीं पढ़ाए, पहला पढ़ा दिया हम आपको कि प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा दिए। दूसरा बच्चा जी अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम पढ़ा दिए, बोलो हाँ या ना। तीसरा पढ़ा दिया आपको हम क्या, तीसरा पढ़ा दिया आपको हम लेंस पढ़ा दिए, है ना, क्या पढ़ा दिए, लेंस। चौथा पढ़ा दिए बच्चों अवतल और उत्तल लेंस, अवतल, अवतल एंड उत्तल लेंस पढ़ा दिए, उत्तल लेंस पढ़ा दिए, ठीक है ना। अगला बच्चों हम आपको प्रिज्म पढ़ा दिए, क्या पढ़ा दिए, प्रिज्म पढ़ा दिए। दोनों में अंतर भी आता है, में अंतर, ठीक है ना। एक इसमें इंद्रधनुष वगैरह आता है, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना पूछा जाए, पढ़ा दिए बहुत बार हम टिमटिमाना। या बच्चों सूर्य रक्तताप प्रतीत क्यों होता है, सूर्य रक्तताप प्रतीत क्यों होता है, प्रतीत क्यों होता है, सर ये अगला चैप्टर का, नहीं बच्चों इसमें नहीं आता ना। तारों का टिमटिमाना सर एक आता है इसमें, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। एक से ज़्यादा नहीं आएगा क्योंकि पूरा फिजिक्स से 8 को क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो ज़्यादा हम बोल के आपको धोखेबाजी में नहीं रख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा बच्चा। तो आज जो हम पढ़ें यहाँ से कोई 2 क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, फिजिक्स के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आप डरिए नहीं कि खूब हार्ड आएगा सर, जैसा आएगा आप उसको आराम से बना दीजिएगा। पढ़ें आगे, बोलिए। बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बताइए। यस आइए बच्चों एसएसटी में चलते हैं, एसएसटी का देखते हैं बच्चों, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण पढ़ते हैं खाली, हल्का क्वेश्चन इसमें बहुत है हल्का। कहते हैं बच्चों कि आप पदार्थ संबंधी वस्तुओं को, आप खाद्य संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, बिंदु बार लिखें। बोलिए, आप कोई चीज को खरीदेंगे तो क्या क्या देखेंगे, उसका वजन कितना है, उसका कीमत कितना है, वो क्या क्या चीज से मिलकर बना है, मांसाहारी है कि शाकाहारी है, उसका एक्सपायरी डेट बच्चों कब तक है, यही सब ना देखोगे और क्या देखोगे। तो कहते हैं कि खाद्य पदार्थों की वस्तुओं को खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, वस्तु की शुद्धता, खाद्य पदार्थों में मिलावट की संभावना अधिक होती है, इसलिए वस्तु की शुद्धता देखनी चाहिए। वस्तु के निर्माण की तिथि, कब वस्तु बना है ये देखेंगे। दूसरा, उचित मूल्य देखना कि बच्चों सही दाम इसका कितना है, ये सब चीज देखेंगे। और क्या देखेंगे, खाद्य पदार्थों का उपयोग निश्चित अवधि तक ही किया जा सकता है, अर्थात वस्तु खरीदते समय निर्माण की तिथि देखना आवश्यक है। खाद्य पदार्थों को खरीदते समय उचित मूल्य को देखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार दुकानदार द्वारा अधिक मूल्य ले लिए जाते हैं। चलिए, उपभोक्ता जागरण हेतु नारे बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स आएगा। उपभोक्ता जागरण हेतु कौन कौन से नारे हैं बताइए। हाँ, उपभोक्ता जागरण हेतु नारे बताइए, उपभोक्ता जागरण हेतु। सर जगाने के लिए पहला है जागो ग्राहक जागो, पहला है ग्राहक अपने अधिकार को पहचानो, हाँ, ग्राहक, है ना, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ये सब नारा है बच्चों, याद कर लो 2-3 ठो कौन कौन से नारे हैं। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, पहला नारा हुआ ना। ग्राहक सावधान अपने अधिकार को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार को, है ना, अधिकार की रक्षा करो। क्या लिख देंगे बताइए, यस और नो। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उपभोक्ता संरक्षण के उपभोक्ता संरक्षण के नारे लिखें, तो बच्चों क्या लिख दोगे, यस और नो, बताइए। यस गुरुजी आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। उपभोक्ता संबंधित नारे लिखने हैं तो कौन कौन से नारे नहीं लिख पाइएगा आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, इस चैप्टर से अगला क्वेश्चन आता है कि कुछ ऐसे कारणों की चर्चा करें जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है। बोलिए, क्या क्या ऐसा चीज है बाजार में जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। सर देखिए, सबसे पहला शोषण होता है सर, पता है, दाम में गड़बड़ी बहुत करता है। तो सर, है ना, सबसे बेसी जो है ना उपभोक्ता को जो ठगा जाता है लोगों को, वो किस में ठगा जाता है, सबसे अधिक सर जी मूल्य में ठगता है लोग। उल्टा पुल्टा स्टिकर चिपका देगा, दुकान में जाके देखिए कपड़ा का दुकान में, मूल्य में ज़्यादा। नंबर दूसरा बोलिए, नंबर 1 तो मूल्य में ज़्यादा लेता है, नंबर दूसरा बोलिए वजन में ठग लेता है बच्चों, वजन कम कर देगा। और अगर मूल्य भी ठीक रखेगा और वजनों ठीक रखेगा तो आपका मिलावट कर देगा, मिलावट कर देगा। अगर बच्चों मूल्य भी ठीक रहेगा, वजन भी ठीक रहेगा, मिलावटों नहीं करेगा, तब क्या करेगा, जो पदार्थ देगा वही खराब दे देगा, यानी कि उसकी क्वालिटी खराब करते में। उपभोक्ताओं के शोषण के निम्न प्रकार हैं, निम्न निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, माप तोल में कमी करके, उचित मूल्य से ज्यादा मूल्य कीमत लेकर के, निम्न स्तर की वस्तु को देकर के, या वस्तुओं का
काला बाजारी करके लोगों को ठगा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से बच्चों। उपभोक्ता के रूप में बाजार में उनके कुछ कर्तव्य का वर्णन करें। क्या क्या कर्तव्य है बच्चों? पहला है, वस्तु को खरीदते समय आपको रसीद लेना चाहिए अगर आप एक उपभोक्ता हैं तो। वस्तु को खरीदने से पहले वस्तु की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। वस्तु का ब्रांड, वस्तु की मात्रा, शुद्धता आदि की जांच करना चाहिए। सूचनाओं एवं लुभावने विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। शोषण ठगी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना चाहिए। एक बार बच्चों मुझे आ गया याद, है ना, ये जो लुभावने ऑफर होते हैं ना बच्चों, बड़े खतरनाक होते हैं। क्या कभी आप इसमें गए हैं? क्या आप कभी लुभावने ऑफर में गए हैं? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। आप कभी लुभावने ऑफर में गए हैं? एक बार बच्चों क्या हुआ कि हम लोगों को बोला गया कि देखिए ये सैमसंग का पावर बैंक है। एक बहुत दिन पहले की बात बता रहे हैं बच्चों, है ना, सैमसंग का पावर बैंक है, ठीक है। ये 20,000 mAh का है, mAh का पावर बैंक है। इसका बाजार में कीमत है 3,000 रुपये, ठीक है ना। लेकिन हम उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वहीं काम करते हैं, तो ये हम आपको दे देंगे 200 रुपये में। क्या बोला? 200 रुपये। लुभावने ऑफर मिल गए बच्चों, ठीक है। तो हम लोग सोचे चलो, पढ़ाई के उसमें स्टूडेंट थे हम लोग, नया नया मोबाइल भी खरीदे थे। हम लोग ठीक है 200 तो नहीं है हमारे पास है 110 रुपया। बोला ठीक है दे दो। 110 रुपये में ये पावर, है ना, ये पावर बैंक खरीद लिए। दो, है ना, 20,000 mAh का था। अब घर में जाके देखते हैं तो 2-3 दिन में मामला गड़बड़ा गया, ये 3 दिन में खराब हो गया। तो बच्चा जी, कभी कभी जो ऑफर होते हैं ना, कभी कभी जो ऑफर, लुभावने ऑफर होते हैं, वो आपको नुकसान भी देते हैं, ठीक है ना। ये हमें नुकसान दे गए, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता कौन है? संक्षेप में वर्णन करें। उपभोक्ता कौन है? जो जो बच्चों वस्तु और सेवा का उपयोग करता है उसी को उपभोक्ता कहते हैं। अगर आप कहीं पर कुछ खरीद के खा लिए तो आप उपभोक्ता बन गए, या गाड़ी में बैठ के चले गए तो आपने सेवा लिया तो आप उपभोक्ता बन गए। तो उपभोक्ता कौन होता है? तो कहते हैं बच्चों कि हर वो व्यक्ति उपभोक्ता है जो बाजार से किसी वस्तु को खरीद कर उसका उपयोग करता है। बाजार से किसी वस्तु या सेवा, यहाँ लिखना था, इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, इसको ऐसे लिखना था ना। ये भी सही है लेकिन थोड़ा सा और अच्छा होता है ऐसे लिखते तो, कि वस्तु तथा वस्तु तथा सेवा वस्तु तथा सेवाओं का वस्तु तथा सेवाओं का उपयोग करने वाला उपयोग करने वाला उपयोग करने वाला उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है, ये लिखना था बच्चा, उपभोक्ता कहलाता है। हो जाएगा। नेक्स्ट, ला आ गया, खत्म हो गया बच्चों, ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म हो गया। अब स्टार्ट हो रहा है सिविक्स। अब क्या स्टार्ट हो रहा है बोलो? अब क्या शुरू हो रहा है बोलो? अब शुरू हो रहा है बच्चा जी सिविक्स। सिविक्स में कितने चैप्टर हैं? जल्दी बोलो, तेजी में। सिविक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? अच्छा बताओ, सिविक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? जल्दी, सिविक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? सर हमसे दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, तो की नाम है बोलो, ले लेते हैं। राहिद अनवर जी, बोलिए सिविक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं? सिविक्स से बच्चों बहुत कम नंबर आता है, बहुत कम नंबर आता है। 2 क्वेश्चन आता है सर, 2 नंबरिया, 2 एटो क्वेश्चन आता है। 5 चैप्टर पढ़ना है, 2 क्वेश्चन आता है सर। देखो 4 को आएगा, बनाना 2 ठो है, 3 नहीं रे, नहीं नहीं ज्यादा नहीं आता ना। 4 ठो क्वेश्चन आता है जिसमें 2 नंबर आता है। देखो हम यहाँ ना इस क्लास में तांडव में जब भी हम खड़े रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम तांडव में खड़े रहेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम तांडव में खड़े हैं तो समझिए बच्चा जी हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात कर रहे हैं। जब हम रामबाण में खड़े रहेंगे तो समझिए हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। जब हम सुबह अंतिम प्रहार में खड़े रहेंगे तो समझिए बच्चों की अंतिम प्रहार में जब गुरुजी खड़े हैं तो समझ लिए गुरुजी बात कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो अभी हम बात कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 4 प्रश्न आते हैं जिनमें 2 ठो बनाना है। सर जी कौन 2 ठो आएगा? 54-55 ठो क्वेश्चन है जगह में 2 ठो क्वेश्चन बनाना है आपको। 4 को फंसेगा, 4 ठो क्वेश्चन आएगा जिसमें से 2 ठो बनाना है। मेरा पढ़ाया हुआ 3 गो रहेगा, एगो ना आपको 1 ठो छोड़ना भी है। पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र किसे कहता है? याद है? बोलो हाँ या ना। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया गया शासित शासन है। लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासित शासन है। याद है? हाँ सर।
याद है सर लोकतंत्र। आगे बढ़िए, अगला पढ़ा देते सत्ता की साझेदारी बच्चों। कहते हैं समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। और हम क्या बता दें आपको कि ये क्वेश्चन पक्का रहेगा ये बच्चा जी, पहला या दूसरा पाली में ये क्वेश्चन फिक्स है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो कहते हैं कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। लिख देंगे तो यस कर दीजिए। यस सर। गुरु जी आप जो नोट दिए हैं ऑफलाइन वाले सर बोले हैं कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये दुनिया तो बहुत कुछ बोलता है। अब दुनिया में हमको कोई पागल बोल दिया तो हम पागल थोड़ी हो गए हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नहीं आएगा तो सही में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला बच्चा जी, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्या महत्व रखती है? बच्चों देखो कहते हैं आंसर में कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में साझेदारी नहीं मिलती है तो उसमें असंतोष एवं संघर्ष पैदा होता है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता है ना आदि उत्पन्न होते हैं। बच्चों अगर सत्ता में साझेदारी नहीं कीजिएगा, सभी वर्गों को सरकार में आने का मतलब मौका नहीं दीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हम्म हम्म कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है बच्चों। ठीक है, नोट्स दे चुके हैं, पढ़ लीजिएगा। कहते हैं सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? कहते हैं बच्चों जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज के कई वर्गों में बंट जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। याद हो गया? बताओ या याद है कि नहीं? खूब पढ़ाएं पहले हम। याद है सामाजिक विभाजन? यस सर। देखो बच्चों हमारा समाज ना कई भागों में बटा हुआ है। कुछ तो जाति में बचा है, कुछ तो धर्म में बट गया है, कुछ क्षेत्र में बट गया है। वो जो जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई भागों में बंट जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? अपने धर्म से प्रेम करना, दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। याद हो गया तो बोलो। वो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। हाँ, सिविक्स में लिमिट क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जल्दी बोलो। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो बच्चों अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना। हाँ, अपने धर्म से प्रेम करना। तो आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। कहाँ धीरे धीरे बोलते हैं जी? हल्ला करके क्या फायदा है? अपने धर्म से, हाँ अपने धर्म से प्रेम करना, दूसरे धर्म से नफरत करना। हाँ बच्चा, तो कहते हैं कि अपने धर्म से प्रेम करना, दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अथवा बच्चों अपने धर्म को ऊंचा मानना, दूसरे धर्म को नीचा मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन पेश करते हैं, आपके सामने है बच्चा जी। सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? यानी सामाजिक सद्भाव को, कहते हैं बच्चों कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए हम सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों के साथ बिना भेदभाव किए एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को उल्लेखित कीजिए। कहते हैं बच्चों भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा, है ना। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को एक समान मानना बच्चों धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। सीधी बात है। नेक्स्ट, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है? कहते हैं बच्चों कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि भारत में किसी एक धर्म को श्रेष्ठ माना नहीं जाता, बल्कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। भारत में आप धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान ऐसा नहीं है बच्चों, वहां पर बहुत भेदभाव होता है। समझ गए ना? बोले लिख देंगे? यस सर। पढ़ाएं पहले, खूब पढ़ाएं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है ना यह हुआ कि किसी भी धर्म को
यहाँ राजकीय धर्म नहीं है ना, यहाँ राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म को समान माना जाएगा, यही धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला बच्चों, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है ना, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश देश बनाता है। पहला ऑप्शन, भारत में किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा प्राप्त नहीं है, और भारत में कई है ना, कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अगला, लैंगिक विभाजन, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MVBI प्रश्न है। लैंगिक विभेद या लैंगिक विभाजन, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? कहते हैं बच्चा जी कि बाबा रे बाबा, खतरनाक सब कमेंट करता तुम लोग रे। कहते हैं बच्चों, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। लिख देंगे, बताइए हाँ या ना। अगला क्वेश्चन बच्चों की, भारत में, बेटा क्वेश्चन दिया रे इसका, अच्छा 15 दिया है। आइए पढ़ते हैं बच्चों, भारत में किस तरह जातिगत और है ना जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। भारत में बच्चों जातिगत असमानता है या नहीं, बताइए। अभी भी भारत में जातिगत असमानता है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल है, अभी भी देखेंगे लोग बच्चों बहुत जाति मानते हैं। भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपनी ही जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानताएं अभी भी हैं। अभी भी भारत में जातिगत असमानताएं बच्चों, लोग अपनी शादी विवाह अपनी ही जाति में करते हैं, वोट भी अपनी ही जाति को करते हैं। भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधि की स्थिति क्या है? अच्छी नहीं है बच्चों, बहुत स्थिति खराब है। कैसे सर? बच्चों पूरे भारत में मान के चलो 545 को संसद है, जिसमें अगर महिला मान के चलो कि 61 हो या 73 हो या 100 है, तो कम में ना है, अभी आधा आधी महिला होना चाहिए। तो बच्चों भारत की संसद में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसकी स्थिति क्या है? तो कहते हैं भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में 10% से भी कम थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में इसकी संख्या 545 में से 59 थी, जो कुल का 11% है, जो कुल का 11% है। ये बच्चों अच्छा है क्या खराब है, बताओ? ये बिल्कुल खराब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला, ग्राम पंचायत के किन्हीं दो काम बताइए। पहला काम बच्चों, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना। दूसरा, प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करना। ये काम है दो बच्चों, ग्राम पंचायत के दो काम। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय शासन की दो विशेषता बताइए। नंबर 1, संघीय शासन की दो विशेषता निम्नलिखित हैं। इसके पास लिखित संविधान होता है, और यह दो स्तरों की सरकार यानी केंद्र एवं राज्य है ना, केंद्र, एक केंद्र की सरकार और दूसरी राज्य की सरकार होती है। इसमें दो स्तरों की सरकार होती है, एक केंद्र में और एक राज्य में, एक केंद्र में और एक राज्य में, ठीक है ना। चलिए बच्चों हो गया, बताइए 9वां अध्याय से क्या 2 अंक के प्रश्न आते हैं? 9वां अध्याय से क्या 2 अंक के प्रश्न आते हैं, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं या नहीं? तो बहुत थका हुआ हूँ, बहुत थका, जिसको कहते हैं बहुत थका। आई एम वेरी टायर्ड बच्चों, वेरी टायर्ड। हाँ जल्दी बताओ सर, नोट्स नहीं दीजिएगा बायोलॉजी का, टाइम तो मिलना चाहिए। टाइम भी तो मिलना चाहिए नोट्स देने के लिए। क्लास अब 5 दिन बचा है, करने दीजिए पहले 6 दिन। अभी अभी दे नोट्स हम दे देंगे बीच में ही, 5-6 दिन क्लास है, फिर बहुत टाइम मिलेगा बच्चा फुर्सत। बच्चा जी यहाँ से 2 अंक के प्रश्न नहीं बनते हैं 9वां चैप्टर से, फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन लेकर आया है। देखो 2 क्वेश्चन, ला जाओ फटाफट निकालो कॉपी, कॉपी कलम निकालिए। 2 क्वेश्चन मैंने दिया है, 2 अंक के प्रश्न लगभग नहीं बनते हैं। एक तो पूछा गया था लेकिन 2022 में। आ जाओ, 2 अंक के प्रश्न लगभग नहीं बनते हैं इस अध्याय से, लगभग लगभग। हम नहीं बोल सकते गारंटी के साथ नहीं है बनेगा, हम कौन होते हैं बोलने वाला, लेकिन
उम्मीद है कि नहीं बनता है, देखे नहीं है कभी, बहुत कम देखे। आइए, लेकिन ये आया था 2022 में, ये पूछा गया था कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। जल्दी, तेजी में। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से अब थोड़ा सा एनर्जी आएगा सब में। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो कर दो 30 मीटर दूर। ये मीनार है बच्चा जी, ये क्या है? मीनार है। कहते हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई बच्चा जी, मान लेते हैं एच है, ये ए है, ये बी है और सी है। लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है? एच मीटर, मान लेते हैं एच मीटर है। बोलो बच्चा जी, त्रिभुज क्या लिखेंगे? त्रिभुज क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में बोलो कितना डिग्री लेंगे? 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, अरे लिखने का मूल है इसमें। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब किसको बोल रहे हैं? एच को। आधार किसको बोल रहे हैं? 30 को। का मान क्या होता है जी? 10 30 का मान क्या होता है? 1/√3, 1/√3 बराबर एच बटा 30। गुणा गुणा कीजिए, h√3 बराबर 30, h बराबर 30/√3 मल्टीप्लाई √3/√3 से बराबर 30√3 बट्टे का 3। कट के आंसर आ गया 10√3। देखो तो सही है, 10√3 सही है। यस 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 गुरुजी, 10√3, 10√3 सबका आ गया। आपको ठंड नहीं लगता? हाँ थोड़ा बहुत लग रहा है। बढ़ जाएंगे। यस 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 गुरुजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन एक तो और था जी, एक और है, पढ़ो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के है ना पाद बिंदु से 50 मीटर दूर है, लिख देते हैं 50 मीटर। तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्या बनाना होगा? तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे सर 45 डिग्री दीजिए ना, 45 डिग्री है। ए है, बी है, क्या पूछा जी? मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई बताइए, तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई। बना दिए होंगे आप लोगों को पता है, हम क्या करें, बना रहे हैं। मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर, इसको एच मीटर मान लीजिए। बनाइए, लिए हम जानते थे, बड़ा दर्द का, तुरंत बना लीजिएगा आप लोग। त्रिभुज ए बी सी में बोलो कितना डिग्री लेंगे? 10 50 ले लो। 10 45 डिग्री बराबर बट्टे बी होता है। ये मतलब क्या रे? एच बट्टे 50, 45 का मान 1 होता है। एच बट्टा 50 नीचे 1, एच बराबर बोलो 50 मीटर। सही है क्या? सही है क्या? यस सर। एक आध क्वेश्चन और बना, काम नहीं तो कुछ तो करें। लो एक दो क्वेश्चन और देते हैं। 40 डिग्री, 40 नहीं 60 देते हैं, 60 देते हैं। 60 मीटर है। ए है, बी है, सी है, ये निकालिए, डोरी है मान लो। ए सी निकालो जल्दी, ए सी निकालो जल्दी से। 60 डिग्री दिया गया, ए सी का मान निकालिए, ए सी का मान जल्दी तेजी में। डोर की लंबाई मान लो बच्चा, डोर की लंबाई जल्दी बताओ, डोर की लंबाई कितना होगा? डोर की लंबाई कितना होगा? डोर की लंबाई कितना होगा बच्चा जी? मान लीजिए 60 डिग्री है, यहाँ डोर की लंबाई निकालना है। क्या लिखेंगे? 10 नहीं जाएगा ना, डोर होगा तो ये एच हो जाएगा ना, डोर मतलब एच हो जाएगा। तो लंब पी बटा है ना, पी है यहाँ, एच है, तो 10 साइन में चल जाएगा ना। हाँ साइन में। क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर पी बोलो कितना है? 60, हाइपोटेनस एच। 60 का मान बोलिए जी, √3/2 बराबर 60/एच। एच गुना √3, एच √3 बराबर 120 हो गया। 60 दूनी 120/√3, एच बराबर हो जाएगा 120 का √3 है, गुना √3 गुना √3, एच बराबर 120√3/3 बराबर आ जाएगा 40√3। सही जा रहे हैं क्या? यस सर, यस सर, 40√3 देखो तो।
ठीक है, देखो ध्यान से। दो का गलत है सर, है दो गलत है, काम गलत है। मीनार के पाद बिंदु से सही है, काम गलत है जी। चलो एक और बनाओ, एक ठो और बनाओ, एक ठो और बनाइए। दो नंबरिया जैसा देंगे, जैसा दो नंबरिया होता है वैसे नहीं देंगे। यस सर। ये है बच्चा, मान लो यह है 75 मीटर, यह 30 डिग्री, यह ए, यह बी, यह सी। ए बी का मान निकालो। ए बी का मान बताओ जल्दी से। ए बी का मान क्या होगा? ए बी का मान बताइए, ए बी का मान। ए बी का मान बताओ। देखो ए बी जब हम निकालेंगे तो इसे बोलेंगे लंब बच्चों, और इसे बोलेंगे आधार। तो लंब और आधार किस में जाता है बोलो? 10 में जाता है ना। तो लिखेंगे बच्चा जी 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब किसको बोल रहे हैं? मालूम नहीं है ना। लंब किसको बोल रहे हैं? नहीं मालूम तो एच, एच मानो ना जी, हाइट को एच मान सकते हैं ना। एच बटे 75 बराबर बोलिए 10 30 का मान 1/√3 बराबर बोलिए एच बटे एच√3 बराबर सर एच बराबर 75/√3 गुना √3 गुना √3 √3 बटा हो गया 3 25√3। सही जा रहे हैं क्या? यस। और बनवाएं? नहीं अब नहीं बनवा। चलो ठीक है, आ जाओ बच्चा जी, अब पढ़ते हैं हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ रहे थे? आविन्यो। यहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा? 29 चैप्टर में 5 क्वेश्चन आता है। ये पढ़िए क्या लिखेंगे। आविन्यो क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ पुराना शहर है। कोई दिक्कत है? पुराना शहर है। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष आविन्यो में कब और कैसा समारोह होता है? ये बार है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो हर वर्ष आविन्यो के गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। हो जाएगा। ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आज है ना, क्या लिखते हैं कि आजकल उसका क्या उपयोग होता है? ला शत्रुज क्या है, वह कहाँ अवस्थित है, उसका क्या उपयोग है? बच्चा जी ला शत्रुज आविन्यो शहर में ईसाई धर्म का एक मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। अभी बच्चों कला केंद्र बन गया है। अगला क्वेश्चन, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है ना? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है। नदी के जल के साथ बह रहा है। बताओ नदी तट पर अशोक वाजपेयी को किसकी कविता याद आती है? बोलो तो मैं जानूं थोड़ा बच्चों। नदी तट पर अशोक वाजपेयी को किसकी कविता याद आती है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। हाँ, किसकी कविता याद आती है? नदी तट पर अशोक वाजपेयी को किसकी कविता याद आती है? जल्दी बोलो, किसकी कविता याद आती है? जल्दी बोलो, किसकी कविता याद आती है? गुरुजी विनोद कुमार शुक्ल की। बोलो नहीं लिखा आंसर? हाँ लिख तो दिया, वाह वाह। अंकित कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो कुछ अच्छा काम करो, नाम लेंगे तुम्हारा। हाँ अब नहीं तो हाँ ना, विनोद कुमार शुक्ल क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा जी, नदी और कविता में है ना क्या संबंध है ना, क्या समानता है? बच्चों नदी और कविता में क्या समानता है? कहते हैं नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह से कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह से कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं, उसी तरह कविता का कोई अंत नहीं। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए नदी और कविता में संबंध लिखे तो क्या लिख देंगे? हाँ या ना? यस सर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, नदी तट पर लेखक को किसकी कविता याद आती है और क्यों? कहते हैं नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था, बहुत अच्छा भाव लिखा था। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारी नींद से आता है, कविता वाले सेक्शन से। क्वेश्चन है बच्चों की कविता में क का विवरण दीजिए। क का मतलब क्या होता है? अरे हमारी नींद कविता में क का विवरण कहाँ से आ गया? अरे ये तो बेटा वाला लिख दिया जी, सॉरी 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 बच्चों।
गलत हो गया ये। अच्छा कल पढ़ा देंगे, कल दोनों पढ़ा देंगे, ठीक है ना। सॉरी ये तो लिख दिया बच्चों, ये वाला अक्षर कहानी वाला दे दिया है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो टाइपिस्ट का मिस्टेक है। टाइपिस्ट को पूछा जाएगा क्यों ऐसा गलती किया, है ना, गलती है बच्चों, गलती, क्योंकि ये 10वां चैप्टर का है ना, पढ़ाना था बच्चों 9वां चैप्टर और ये दे दिया है 10वां चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में दोनों चैप्टर पढ़ा देंगे, ठीक। चलो पढ़िए बच्चों। स्वामी दयानंद कौन थे, संक्षेप में लिखें, क्या याद है आपको? स्वामी दयानंद कौन थे, क्या याद है आपको? अलग अलग है ना, नेक्स्ट में पढ़ा देंगे अगला क्लास में, इसमें कैसे पढ़ाएंगे? तो टाइपिस्ट गलती कर दिया, उसको देना था 9वां चैप्टर, दे दिया 10वां। बोलिए स्वामी दयानंद कौन थे, उसका संक्षेप में बताइए। स्वामी दयानंद बच्चों आधुनिक भारतीय समाज के महा उद्धारक थे। उसने उसने स्त्री शिक्षा उसने स्त्री शिक्षा विभाग, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और क्यों? क्यों तो आपको पता है ना बच्चा जी। शिवरात्रि के रात स्वामी दयानंद ने एक मूसक को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख देख लिया, जिसके उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गई और वह उसी रात उसने घर का त्याग कर दिया। स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया? स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या क्या किया? बच्चों कहते हैं स्वामी दयानंद ने समाज के लिए निम्न कार्य किए: स्त्री शिक्षा पर बल, विधवा पुनः विवाह, मूर्ति पूजा और कर्मकांड को बंद, छुआछूत को समाप्त और बाल विवाह प्रथा को अंत किया। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा जी, स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कहते हैं स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने की। अगला, स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक थे, कैसे? कहते हैं बच्चों 19वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, है ना, ईस्वी में मुख्य समाज सुधारक में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध हैं। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखाएं देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील रही है। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? बच्चों वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों को, उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा, संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। नेक्स्ट, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें, अपने शब्दों में वर्णन करना बच्चों। मध्यकाल में कौन कौन सी कुरीतियां फैली थी? बच्चों मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की दुर्गति आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को अंधेरे की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदुओं ने समाज से अपमानित होकर धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। यह था बच्चों मध्यकाल के समय में भारत का हाल। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या क्या किया? मैंने बता दिया पहले बच्चों। नेक्स्ट, महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन में उद्बोधक कैसे बना? महाशिवरात्रि पर्व में क्या क्या हुआ था बच्चों? सर महाशिवरात्रि पर्व में बहुत कुछ हुआ सर। उन्होंने देख लिया कि मूसे को प्रसाद खाते हुए। कहते हैं एक बार महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना, है ना, शिव उपासना के समय उन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और वेदों का अध्ययन कर सत्य का प्रचार करने लगे। इस प्रकार शिवरात्रि के पर्व उनके जीवन का उद्बोधक बना। देखो बच्चों, एक एक घटना से इंसान का जीवन बदल सकता है। एक छोटी छोटी घटना से इंसान का जीवन बदल सकता है। देखो, एक मूसे को उन्होंने प्रसाद खाते देखा, उसके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गई और वह बच्चों सत्य का प्रचार करने लगे। उन्होंने देखा सत्य, सही सत्य क्या है, या मूर्ति पूजा है या सही में बच्चों ज्ञान आवश्यक है। उन्हें ज्ञान प्राप्त करके लोगों को बताया। नेक्स्ट, खत्म हो गया बच्चों, ठीक है ना। लव यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए बच्चा जी,
एक चीज थी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। गुरुजी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। हाँ बच्चा दी, चलिए जन्मदिन आने वाला है गुरुजी का। बोलो क्या पूछना है, थोड़ा बात करते हैं बच्चे। बोलो क्या बात कर। कुछ बोलना है? अच्छा बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा टाइम नहीं मिला था ना, क्लास होता ना। कुछ दिनों की बात है ना, कुछ दिनों की बात है बच्चों, फिर से आराम करेंगे। हाँ हाँ, सो मिलते हैं हाँ? क्या बोल रहे हो सर? बिहार क्या बोल रहे हो गुरु जी? आपके पुराने स्टूडेंट हैं, आप हमारे जिले का नाम क्यों नहीं लेते? क्या नाम है जी? मैंने सर का लाडला आपकी बार 450 पार। क्या नाम, नाम क्या है जिला का, बताओ तो, नाम तो बोलो। मस्त पढ़ाते हैं गुरु जी, हाँ हाँ। यस सर। एक मन बात, आराम ही तो करना है। हाँ बच्चा। बोलो। अरे तो बात को ढंग का पूछो ना रे। मैथ में दोनों में गलत है सर। शिखर का कोण 45 बोल रहा है। कहाँ पर? अरे शिखर का कोण 45 बने, वही नहीं बनेगा कोण, तुम ही कमाल। कहाँ पे देखा तो? जो ढूंढो। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। शिखर एक उन्नयन कोण तो यहाँ बनता है ना, गलती की है इसमें। शिखर एक ना कोण यहाँ बनता है, तुम कहते हो जमीन का कोण। देखो उन्नयन अवनमन कहीं बनाए, शिखर पर बनाए, जमीन पर बनाए, बनता है यहीं पर। अगर यहाँ पर भी बना होगा ना, अगर आप कह रहे हैं यहाँ बनाया सर जी, तो यहाँ का तो यहीं ना बनेगा ये। सही है। और कुछ पूछो। हमसे कोई नया बात बोल रहा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी। नोट्स कैसे पढ़ें सर? अच्छा नोट्स कैसे पढ़ें सर? तांडव रामबन अंतिम प्रहार प्लस नोट से कितना परसेंट आ सकता है? सब क्वेश्चन लगभग आ सकता है पूरा। अगर आपके राइटिंग अच्छा है तो अच्छा क्वेश्चन नंबर आएगा रे, 450 प्लस। सब तो पढ़ाई नहीं, छोड़े क्या है? कुछ छोड़बोगे हैं जो नंबर छूटेगा? पूरा नंबर फुल में फुल है ना, जितना नंबर वहाँ काट ले तो काट रहे, 10 20 50 जो भी काट सकता है। आपका राइटिंग पर जैसा आप बना करिएगा वैसा मिलेगा। पूरा नंबर आ सकता है फुल, बच्चों फुल पढ़ा दिए ना। अब क्या छोड़े हैं? अरे पूरा पढ़ा दिए, उसमें छोड़बोगे हैं कुछ जो नंबर कटेगा? सर सुबह में पढ़ाई करना रहता है सर, सुबह में पढ़ाई करना रहता है। थोड़ा सा बचा है सर गुरु, तो काफ़ी है। न्यू बैच कब आएगा सर? जल्दी आ जाएगा हमारे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब बने थे? गूगल करके देख लीजिए, उतना याद नहीं है, 2006 में बने होंगे शायद, याद नहीं है। 11th का बैच सर जी, 11th का नया बैच आएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा। बैच तो आना ही है। आपका बर्थडे कब है सर? जल्दी जल्दी में। राइटिंग में कितना नंबर आता है? राइटिंग में नंबर अलग से नहीं मिलता है बच्चों। राइटिंग में क्या होता है ना कि आपका साफ सुथरा कॉपी देख के नंबर मिलता है। ऐसा थोड़ी कि खाली राइटिंग में नंबर मिलता है ना, राइटिंग में नंबर नहीं मिलता। यानी कि राइटिंग अच्छा होने से थोड़ा सा आपको नंबरिंग मिलता है, मतलब कि पूरा पूरा नंबर मिलता है। दो क्वेश्चन ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा 2 नंबर मिलेगा, ये फायदा होता है। ऐसा थोड़ी कि राइटिंग का अलग से 10 नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। और कुछ? बायोलॉजी का नोट्स देंगे, देखते हैं अभी। टाइम चेंज प्लीज, किसका टाइम? हम्म चलो आराम करो, आराम करो, आप लोग भी आराम करो, हम भी आराम करते हैं, ठीक है ना? फिर किसी दिन बात करते हैं, ठीक है ना? और फिर ना, और किसी दिन पढ़ते हैं बच्चों, बस और किसी दिन पढ़ते हैं, ठीक है ना? आराम कीजिए, आराम कीजिए, किसी और दिन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आराम कर लीजिए, बहुत अच्छे से आराम कर लीजिए। किसी और दिन पढ़ते हैं बच्चों लोग, कल है ना, कल परसों बात करते हैं, किसी और दिन बात करते हैं, जन्मदिन जिस दिन होगा उस दिन बात करते हैं आपसे, ठीक है ना? चलो उसके बाद आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हम भी पढ़ाई पूरा एकदम फोकस कर रहे हैं बच्चों। ये हमारा 9 दिन, देखो अब क्या हुआ, 9 दिन क्लास हो गया, रिवीजन का 2 अंक के प्रश्नों का 9 दिन हो गया। अब 10 11 12 13 14 15 6 दिन और बचा है। 6 दिन और हो जाने के बाद बच्चों हमारा क्या होगा कि एक बार ना फिर से हमारा पूरा रिवीजन हो गया।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव रिवीजन हो गया, सब्जेक्टिव रिवीजन हो गया, हमारा है ना अंतिम प्रहार चल रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों, कुछ और ढंग का सोचेंगे ना। 6 दिन के बाद हम कुछ और सोचेंगे आपको लिए ना, जो कि बहुत बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा बच्चा जी, ठीक है ना। तो आप लोग वेट कीजिए, घर पे पढ़िए। देखो मेन चीज क्या ना कि आधा युद्ध बच्चों हौसलों से जीता जाता है, ठीक है ना। आधा जो युद्ध होता है वो हौसलों से जीता जाता है, इसलिए हौसला जो है ना भाई साहब, आपका जो हौसला है उसको बनाए रखिए, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी भी है और अगर अगर आप डर रहे हैं तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जितना आपकी तैयारी है के बाद आपका जो हौसला अगर अच्छा रहेगा तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। लव यू बच्चों, मिलते हैं सुबह। सब लोग वीडियो को पसंद कर लेना बच्चों, जो भी नए लोग जुड़े हैं सब लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। मॉर्निंग में मिलते हैं सुबह 6:30 बजे अंतिम प्रहार को लेकर। और अंतिम प्रहार बच्चों सबसे बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का डर खत्म करता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का डर अगर खत्म हो गया तो ऑब्जेक्टिव और 2 अंक के प्रश्न तो हो ही जाएंगे, ठीक है। लव यू बच्चों, बाय सभी को।